मैं बैंक से निकली तो एक लड़की रोड पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पांव जले हुए थे। सब लोग तमाशा देख रहे थे। कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मैं उस लड़की को उठाकर अस्पताल ले गई। होश आने पर उसने बताया कि उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है। मैं अम्मा की देखभाल के लिए उसे घर ले आई। वो लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर मर्द से पर्दा करती। मैं रात को घर आती तो अम्मी मुझे कहती, इस मनहूस लड़की को घर से निकालो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं हैरान होती क्योंकि वो लड़की तो बहुत नेक थी। एक दिन मैं बैंक से जल्दी घर आ गई मगर मेरे जिस्म से जान निकल गई। वो लड़की मेरी माँ को उल्टा लिटा कर, मेरा नाम सबा है। मेरे वालिद जिम्मेदार थे मगर वो बहुत ही भोले थे। मेरे तीनों चचा ने अब्बा की सारी जायदाद आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम करवा ली थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अब्बा की इकलौती औलाद थी। और फिर एक दिन हमारे सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। अब्बा के छोटे 2 भाई घर आए। अब्बा को उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी मुझे और अम्मा को एक कमरे में भेज दिया और अपने भाइयों को लिए सहन में बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची और वो हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। फिजा में गोली चलने की आवाज चारों तरफ फैल गई थी। मैं और अम्मा जैसे ही चीख मारकर बाहर निकले तो सामने मेरे अब्बा खून में लथपथ पड़े हुए थे। मेरे दोनों चचा वहां से भाग गए थे। मैं रोती हुई अम्मा के साथ लग गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। और फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो जैसे ये एक डरावना ख्वाब था। हर तरफ लोग ही लोग थे। सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर अब्बा की मैयत थी। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि अब्बा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन ये हादसा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं बहुत अरसे तक संभल नहीं पाई थी। अब्बा की मैयत उठाई गई तो घर में कोहराम मच गया था। अम्मा तो बुकलाई फिर रही थी। मेरे चाचू लोगों ने अम्मा और अब्बा को धमकियां दे देकर सारी जायदाद हड़प कर ली थी। अब हमारे पास एक घर ही बचा था। बीए करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अम्मा की नजर कमजोर हो गई और उन्होंने कपड़े सीने बंद कर दिए। लेकिन घर का राशन पानी चलाने के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता था। चाचू लोग भी हमें नहीं पूछते थे। वो तो मेरे बाप के कातिल थे मगर पैसा ज्यादा होने की वजह से कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। अब घर चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी थी। तभी मुझे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था जिसके आसरे पर मैं कोई काम कर लेती। अनथक मेहनत के बाद मुझे एक बैंक में नौकरी मिल गई। लेकिन वहां पहले 3 महीने मुझे काम सीखना था जो ट्रेनिंग के नाम पर मैं सीख रही थी। लेकिन 3 महीने घर का राशन कौन डाल कर देता। इसीलिए मैंने सेकंड टाइम कपड़े सीना शुरू कर दिए। 3 महीने गुजर चुके थे और अब से मुझे तनख्वाह मिलना शुरू हुई थी। तनख्वाह ज्यादा तो ना थी लेकिन कपड़ों की सिलाई मिलाकर गुजारा होने लगा था। अब तंग दस्ती खत्म होने लगी थी लेकिन शायद हमारी खुशियों का वक्त कम था। तभी मेरी जान लबों पर आ गई। जब एक रोज मैं घर लौटकर आई तो अम्मा वॉशरूम में गिरी हुई थी। उनका चेहरा टेढ़ा हुआ हुआ था। मैं जोर जोर से चीखें मारने लगी। जल्दी से अपने साथ वाले घर में मौजूद औरत को बुलाया जिनसे हमारी कुछ बोलचाल थी। जल्दी से एक रिक्शा बुलाया गया और अम्मा को अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर मेरी रूह कांप गई जब डॉक्टर ने आकर बताया कि अम्मा को फालिज का अटैक हुआ है। जब मैंने डॉक्टर से फालिज की वजह पूछी तो डॉक्टर ने बताया कि ये दिमाग के किसी हिस्से में रुकावट की वजह से होता है। फालिज ज्यादातर असाबे निजाम, खास तौर पर रीढ़ की हड्डी को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से होता है। अम्मा को क्या परेशानी थी ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलता। अम्मा जैसे ही होश में आई मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी लेकिन उनके जवाब ने मुझे गहरा झटका दिया जब उन्होंने कहा कि वो मुझे सबसे अलग रखना चाहती हैं, सबसे छुपाकर। मैं बहुत हैरान हुई, एक गहरी सोच में डूब गई कि ये क्या बात हुई। मैंने डॉक्टर से इस मुतल्लिक बात की जिस पर उन्होंने कहा कि ये खुद पसंदी की अलामत है। जब इंसान पर यह बीमारी हमला करती है तो वो बस अपने बारे में सोचता है
اس کی تمام تر سوچوں کا انہدام اپنے گرد ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی والدہ زیادہ سٹریس لیتی ہیں، تبھی ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ سوچوں میں گم رہتی ہیں۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سے مزید کچھ احتیاط پوچھ کر میں اماں کو گھر لے کر آ گئی۔ اب سلائی کا کام کرنا، پھر اماں کی دیکھ بھال کرنا اور بینک جاب پر جانا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں اماں کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن میری اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میں اماں کے علاج کے ساتھ ساتھ کسی کام والی کو بھی تنخواہ دوں۔ لیکن ایسے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ میرے کام کا بہت حرج ہو رہا تھا، روز روز چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا کام ایسا تھا کہ اکثر میں رات کو گھر آتی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اماں کو ایکسرسائز کروانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کے بعد بہت کم تنخواہ پر ایک چھوٹی لڑکی رکھ لی۔ وہ بچی نہ تھی، جوان تھی، سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ مجھے فکر لگی رہتی تھی، لیکن میں کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ اماں دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی کمزوری کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اماں کو اب فالج کے علاوہ بھی کئی بیماریوں نے آن گھیرا تھا، جن میں شوگر، گردوں کے درد، جگر کا مسئلہ شامل تھا۔ اب ایک کا علاج کرواتے کرواتے اور کوئی بیماریاں لگ گئی تھی جن کا علاج بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک روز میں اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ڈاکٹر نے کہا کہ اماں کو مکمل طور پر غذا اور دوائی نہیں دی جا رہی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا اس لڑکی نے، جبکہ میں جو اماں کے لیے روٹی بنا کر رکھ جاتی تھی وہ میرے آنے پر تو وہاں موجود نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ لڑکی اچھی ہے، تبھی اماں سکون سے کھا لیتی ہیں۔ میں گھر آ گئی اور پھر میری نظر رکھنے پر وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے پکڑی گئی جب وہ پھر سے اماں کے لیے لائے گئے فروٹ کھا رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی بہت غصہ تھا۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے 2 تھپڑ لگا دیے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ اب تو اعتبار کا کوئی شخص رہا ہی نہیں تھا جس پر اعتبار کیا جاتا۔ میں بہت مشکل سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عمر میں کیسے اتنا بوجھ اٹھاؤں گی۔ ادھر آفس میں بھی آج کل مصروفیات مزید بڑھ گئی تھی۔ بینک میں کسٹمرز کی کچھ تعداد بڑھ گئی تھی۔ میں اماں کو گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا دے کر آتی اور جاتے ہی ان کو کچھ کھانے کو دیتی۔ کبھی شوگر لو ہو جاتی تو کبھی ہائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی ایک روز مجھے ایک اور عورت کام کے لیے مل گئی۔ اعتبار کرنے کو دل تو نہ تھا، لیکن میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جاب چھوڑ دیتی تو گھر کون چلاتا، اس لیے مجھے مجبوراً اس عورت کو رکھنا پڑا۔ لیکن اس بار میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس عورت کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے اس عورت کی کئی لڑکوں سے دوستی ہے، لیکن اماں کو اٹھنے بیٹھنے کے قابل اس عورت نے بنا دیا تھا۔ اماں کی ورزش اور کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک روز میں گھر گئی تو ایک لڑکا میرے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو وہ چھپ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہی کام والی عورت نیچے آتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اس عورت کو بھی گھر سے نکالنے کے بعد اب میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اب تو میں بس رونے والی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے آفس میں کام بھی بڑھ گیا تھا۔ اکثر رات بھی ہو جاتی تھی۔ اب کون اپنی روزی پر لات مارتا ہے اور کس کو کام کے بغیر تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی اپنا نقصان کروا کر دوسرے کا فائدہ نہیں کر پاتا۔ میرے باس نے بھی مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسے ہی روز روز جلدی گھر جانا ہے یا روز روز چھٹی کرنی ہے تو یہ کام چھوڑ دو۔ ان کی نظر میں 2-3 لڑکیاں اور تھیں جن کو وہ کام پر رکھ سکتے تھے۔ مجھے اب فکر ستانے لگی تھی۔ بینک میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے رات ہو جاتی تھی۔ رات کے وقت کافی اندھیرا ہو جاتا تھا۔ ایک روز رات 10 بجے بینک سے نکلی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جس راستے سے میرا گھر آتا تھا وہاں تو شام کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ آج تو کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول میں اور خوف پیدا کر رہی تھی۔ اکیلی لڑکی، اوپر سے رات کا اندھیرا، مجھے اپنی عزت کا بھی ڈر تھا اور پھر اماں کی بھی تو فکر تھی۔ کوئی رکشہ بھی یہاں سے نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پیدل چلنا پڑا اور پیدل چل کر مجھے تقریباً 1.25 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا۔ گلیوں کے اندر اندر سے ہوتے ہوئے
मैं चलती जा रही थी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब रात के वक्त एक गली के बाहर एक निकाबपोश लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसके हाथ पांव जले हुए थे। मुझे उस लड़की से बहुत खौफ आया। शायद किसी ने जानबूझकर ये हरकत की थी। क्या जुल्म हुआ था उस पर मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे खौफ के साथ उस पर तरस भी आया था। पहले सोचा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर अल्लाह को खौफ दिल में आया और मैं जो पानी की बोतल साथ लाती थी उसमें से कुछ पानी उस लड़की के चेहरे पर डाला और उसे कुछ होश आया। तब वो कुछ बड़बड़ा रही थी कि मुझे नहीं मारो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने उस लड़की को कांधों से पकड़कर झंझोड़ा तो वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे बचा लो। मैं अकेली उसे डॉक्टर के पास कैसे ले जा सकती थी? ऊपर से अम्मा के अकेले होने की फिक्र भी सताई जा रही थी। मैं जल्दी से उसे आराम आराम से चलाते हुए मेन रोड पर ले आई। पाँव जलने की वजह से उसे चलने में भी बहुत मसला हो रहा था, लेकिन अस्पताल लेकर जाना भी जरूरी था, जो आसपास कहीं नहीं था। उस लड़की ने भी हिम्मत की और मैं उसे अपने घर के पास वाले अस्पताल ले गई। अस्पताल जाते ही वो फिर से गिरकर बेहोश हो गई थी। थकावट का असर था या खौफ का, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी, मैं नहीं जानती थी। जल्दी से डॉक्टर को दिखाया उसे। डॉक्टर ने उसे पुलिस केस कहा, जिस पर मैं डर गई थी। अब उस वक्त पुलिस को संभालना बहुत मुश्किल था। मैंने डॉक्टर की मिन्नत समाजत की कि इस वक्त बस उसका इलाज कर दें। मैं अकेली लड़की हूँ और इस लड़की के बारे में मैं मुकम्मल नहीं जानती। जिसको डॉक्टर ने समझते हुए उसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दी। मैं कमरे में गई तो उसके हाथ पांव पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो बेहोश पड़ी हुई थी। होश में आने पर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर से कोई आ सकता है जो तुम्हें लेकर जा सके, जिस पर उसने बताया कि मेरा कोई सहारा नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं अभी तफसील नहीं पूछ सकती थी क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं उसे घर ले आई। अगले रोज मुझे बैंक से छुट्टी थी, जिस पर मैंने उसे सारी तफसील पूछी। उसने बताया कि वो शादीशुदा है। ये दूसरा झटका था जो मुझे उस लड़की को देखकर लगा था, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं थी, वो तो काफी छोटी उम्र की थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, जिस पर उसने बताया कि वो उस पर बहुत जुल्म करते थे। ये हाथ पांव भी उसकी सास ने जलाए थे। रोटी वक्त पर ना मिलने की वजह से मैंने जब उससे पूछा कि तुमने रोटी वक्त पर क्यों ना दी, तो उसने इंकशाफ पर मेरा तो अब सर चकरा गया था। जब मुझे पता चला कि वो हामला है और उसका शोहर अभी ये सब नहीं चाहता था। उस लड़की ने अब तक नकाब नहीं उतारा था। मैंने उससे कहा कि अपना निकाब उतार दो, तो वो ना में सर हिलाने लगी। मुझे हैरानगी हुई। फिर मेरे जिद करने पर उसे निकाब उतारना पड़ा। उसने जैसे ही निकाब उतारा मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसका आधा चेहरा बहुत बुरे तरीके से जला हुआ था। उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरा वजूद कांपने लगा। इतना जुल्म आज के दौर में भी होता है, ये सोचकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ है, तो उसने बताया कि एक रोज मेरा कजन मेरे घर आया और उसने सलाम करते वक्त मुझसे हाथ मिला दिया, जिस पर मेरे शोहर को बहुत गुस्सा आया कि एक नामहरम ने मुझे हाथ क्यों लगाया है। उसी रात कमरे में जाते ही मेरे शोहर ने मेरे आधे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। मुझे उस पर हुआ जुल्म सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे हौसला दिया। उसके अलावा मैं उसे कुछ दे भी नहीं सकती थी और अम्मा की देखभाल के लिए मैंने उसे रख लिया। उसने अपने हाथ ठीक होते ही अम्मा की देखभाल शुरू कर दी थी। मुझे अब उस लड़की पर भरोसा होने लगा था। मैं घर आती तो घर साफ सुथरा होता, मजेदार सा गरम गरम खाना बना होता, अम्मा के कपड़े भी चेंज होते। मैं उस लड़की के साथ बहुत अटैच होती जा रही थी। उसकी बातें, उसकी हरकतें सब मेरे दिल में घर करती जा रही थी। बहुत कम अरसे में वो मुझे बहुत अजीज हो गई थी। मैं जब भी घर आती या वो अम्मा की खिदमत कर रही होती या जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही होती, मैं उसे अल्लाह के सामने रोता हुआ देखती थी। तब मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी भी होती थी कि मैं तो दुनिया के कामों में इस तरह फंसी हूँ कि अल्लाह को याद ही नहीं करती। मुश्किल सुबह फजर की नमाज पढ़ी जाती थी। मैं उसे देख देख कर वापस अपना जिंदगी में आने का मकसद याद करती रहती थी।
मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी, उसका काम भी पसंद आया था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अम्मा मुझसे कहती कि ये गंदी लड़की है, इसको फौरन यहाँ से निकाल दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जब मैं पूछती कि वो क्या करती है तो अम्मा खामोश हो जाती। कई बार ऐसा हो चुका था, मैं हैरान थी, इतनी मुश्किल से एक लड़की मिली है, वो भी नेक, तो अम्मा ऐसा क्यों कहती हैं। काफी वक्त ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुझे समझ ना आई। एक रोज मैं बैंक से जल्दी घर आ गई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो लड़की तो अम्मा के पूरे जिस्म पर कुछ मल रही थी। मैंने पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि वो अम्मा के जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश कर रही है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और चलने फिरने में आसानी होती है। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि अम्मा ऊंचा ऊंचा बोलने लगी कि आज खुद देख लिया, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये मेरे साथ ये सब जानबूझकर करती है, इसको निकाल दो। वो लड़की एकदम घबरा गई, जैसे फिर से भी आसरा होने का डर हो। मैंने अम्मा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे उस लड़की की इतनी फिक्र पर खुशी हुई थी, लेकिन अम्मा की एक ही रट थी कि ये लड़की अच्छी नहीं है। मैंने अम्मा को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे डॉक्टर की कही बात अब तक याद थी। मैंने उस लड़की से कहा कि अम्मा को ये भी मसला है कि वो अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करती, बीमारी की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन भी आ गया है। उसने मुझे बताया कि मैं अम्मा का इलाज किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से करवाऊं। पहले तो मुझे उस लड़की की बात बहुत अजीब और बुरी लगी, फिर कुछ अरसा सोचने के बाद मैंने ऐसा ही किया। एक डॉक्टर से बात की, जिस पर उसने कहा कि ऐसे अक्सर हो जाता है, या तो किसी बात की लालच में होता है या कुछ छिन जाने के खौफ से हो जाता है। उसने मुझसे सारी तफसील पूछी, जिस पर मैंने उसे शुरू से लेकर अब तक सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी अम्मा जहनी मरीज नहीं है, बस उन्होंने अपने जहन पर कुछ बोझ रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। मैं अम्मा को उसी लड़की के सहारे डॉक्टर के पास ले आई थी, जहां उसने अम्मा का इलाज शुरू कर दिया। अम्मा का इलाज चल रहा था, इस दौरान वो लड़की मेरे हिस्से के सारे कपड़े सी देती। उसके हाथ में बहुत सफाई थी, जिस पर बहुत से और लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगे। अब तो मुझे बहुत मुनाफा होता जा रहा था। मैं रोज सुबह अम्मा को डॉक्टर के पास छोड़कर बैंक चली जाती और वापसी पर अम्मा को लेकर आ जाती। उसी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं सिलाई मशीन को मोटर लगवा लूं, बिजली का खर्च होगा, लेकिन इससे काम जल्दी और मजीद सफाई से होने लग जाएगा। मुझे उसका मशवरा अच्छा लगा। अब मेरे दिल में भी बस कमाना नहीं था, बल्कि कुछ जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना भी मेरा मकसद बन गया था। जिसमें वो लड़की मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी, शायद उसे भी अपनेपन की कमी थी, तभी तो वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती थी। इस अरसे में अल्लाह ने उसको प्यारा सा बेटा अता किया, जिससे हमारे सूने घर में रौनक आ गई थी। अम्मा भी अब बहुत बेहतर हो गई थी। मैं उस लड़की तानिया के बेटे से अक्सर खेला करती और उसको अपनी गोद में ले लेती। उस लड़की को भी बहुत हिदायत करती रहती। अम्मा का इलाज हुआ तो अम्मा को अब वो लड़की बहुत प्यारी लगने लगी थी। खुद गर्जी अम्मा में से खत्म हो गई थी। अब अम्मा सबके साथ मिल बांट कर खाती थी। एक रोज अम्मा को न जाने क्या हुआ कि उनको मेरी शादी की फिक्र पड़ गई, लेकिन मैं शादी करने के हक में नहीं थी। जिस पर तानिया ने मुझे बड़ों की तरह शादी करने के फवाइद और ना करने के नुकसानात बताए, जिस पर मुझे बहुत हंसी भी आई कि वो हम सबकी कितनी फिक्र करती है। इसी दौरान मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी भी करता था। मैंने थोड़ी बहुत अपने लिए आवाज भी उठाई, लेकिन उस लड़की की एक बात ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा था। अब वो लड़की मेरे घर में मेरी बहन बनकर रह रही थी। फिर मैंने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चंद दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा शोहर शुएब मेरी कदर करने वाला था। मेरा एहसास करता था जब मुझे किसी मर्द का सहारा मिला तो मैंने उसके साथ मिलकर अपने चाचू लोगों पर केस कर दिया, और सबूत के तौर पर मैंने उनकी एक वीडियो बना ली थी जब वो मेरे अब्बा को गोली मार रहे थे। मेरे चाचू लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई थी। अम्मा तानिया के साथ अच्छे से रहती थी, उनको अपनी बेटी बना लिया था, क्योंकि उसका शोहर उसे ढूंढता हुआ हमारे घर तक पहुंच गया था। जब तानिया ने उसके साथ जाने से इनकार किया
तो वो उसे तलाक देकर चला गया था। ताने का इस दुनिया में अब मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे के साथ और मेरी माँ के साथ गुजारने का फैसला कर लिया था। आज सब खुश थे, दुखों के बादल झड़ चुके थे। बहुत लंबा सफर था जो मैंने कांटों पर तय किया था, सिर्फ अपने रिश्तेदारों की वजह से। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे खौफ आता है, लेकिन जहाँ इतने बुरे लोग मिले, वहाँ एक लड़की ने मेरे घर को आते ही आबाद कर दिया था।